नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं डाई इलेक्ट्रिक्स के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों को डाई इलेक्ट्रिक्स कहाँ पढ़ना होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। ओके, देखिए यहाँ पर हम लोग टोटल 15 क्वेश्चंस लिए हैं, बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए अभी तक हम लोगों ने डाई इलेक्ट्रिक्स पर जो भी वीडियोस डिस्कस किया वो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अगर आप इनमें से कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलिए हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर डाइलेक्ट्रिक। इनमें से कॉपर, माइका, जर्मेनियम एंड डी है नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन जो है डाइलेक्ट्रिक्स है, कौन सा सब्सटेंस यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक्स है। तो देखिए कॉपर और जर्मेनियम तो नहीं होगा, ओके, मेटल है ये। डी आपका नन ऑफ दीज है। बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी माइका। सो माइका जो है ये आपका क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक, ये एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है, द रिलेशन बिटवीन 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स E, P एंड D इज। देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स की बात की गई है। ये जो कैपिटल E है प्यारे व्यूअर्स, ये कैपिटल E आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये जो कैपिटल P है ये आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी है, और जो कैपिटल D है ये है आपका इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इन तीनों को जो रिलेट करता है वो कौन सा रिलेशन है, यहाँ ऑप्शंस में गिवन है, हमें चूज करना है। ऑप्शन ए है आपका D प्लस, माफ कीजिएगा, D इज इक्वल टू P प्लस ई। ऑप्शन बी है आपका D इज इक्वल टू P बाई ई। ऑप्शन सी है आपका D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। और ऑप्शन डी है आपका D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट E प्लस P ब्रैकेट क्लोज। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट होगा। दिस इज द रिलेशन विच कनेक्ट्स या विच रिलेट्स दीज 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स। अब आते हैं कहां पर, अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, बेसिकली यहाँ पर बात क्या हो रही है कि एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, ठीक है। इसके बीच अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करवा दें तो क्या होगा। देखिए बेसिकली जब डाइलेक्ट्रिक को आप इंट्रोड्यूस करवाओगे तो इससे होता क्या है ना कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से पोटेंशियल जो होगा दो प्लेट्स के बीच वो भी रिड्यूस होगा, और पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई वी, और C जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है V पर, अर्थात पोटेंशियल पर। इट मीन्स है कि अगर पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ठीक है। सो इसके ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन ए है डिक्रीजेज, ऑप्शन बी है इंक्रीजेज, ऑप्शन सी है रिमेन्स अनचेंज, और ऑप्शन डी है आपका मे डिक्रीज और इंक्रीज। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता है डाइलेक्ट्रिक लाने के बाद, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ओके। इसकी वजह से पोटेंशियल भी आपका डिक्रीज होता है, और इसके कॉन्सिक्वेंस में कैपेसिटेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच, ओके यहाँ पर एट विच एक और बार लिख दिए, चलिए कोई नहीं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक गेट फ्री इज कॉल्ड। ओके देखिए बेसिकली क्या होता है ना प्यारे व्यूअर्स, कि जो आपका कैपेसिटर है ना, इसके बीच डाइलेक्ट्रिक रखा होता है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाते हैं तो होता क्या है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है ना वो एक दूसरे से और सेपरेट होते जाता है, और एक समय आता है जब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है फ्री हो जाता है। मतलब उस केस में जो डाइलेक्ट्रिक है ना वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। कहने का अर्थ ये है कि जो कैपेसिटर होगा आपका वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो वो मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होता है डाइलेक्ट्रिक का वो फ्री हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। देखिएगा ऑप्शन में क्या क्या है, क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन वेक्टर,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं इस मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, अब चलिए अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए क्या लिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एन कैपेसिटर। ओके, इनमें से यहाँ 4 ऑप्शंस गिवन है आपका, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के लिए। तो देखिए सबसे पहले ये जो ऑप्शन ए है इसको देखते हैं, 1/2 CV²। ये तो करेक्ट ऑप्शन है। देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लिंक के नीचे है डिस्क्रिप्शन में। 1/2 CV², सबसे पहला ये तो ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो, हमें पता है कि अपना जो C है ना, ये क्या होता है, Q/V होता है। अगर C की जगह Q/V रख दे, मान लीजिए 1/2 C की जगह पर Q/V रख दे, और यहाँ V² है, V और V अगर कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1/2 QV मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट है। और ऑप्शन सी के लिए अगर आप देखो तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, CV में एक्चुअली में अगर V का वैल्यू पुट कर दे Q/V, ठीक है, माफ़ कीजिएगा Q/C पुट कर दे इस V का वैल्यू, इसी में अगर पुट करके देखें तो क्या मिलता है, देखिए 1/2 इंटू C इंटू V² है तो Q²/C² हो जाएगा। C कैंसिल करोगे तो 1/2 Q²/C मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी भी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए में जो एक्सप्रेशन है 1/2 CV², ऑप्शन बी में जो एक्सप्रेशन है 1/2 QV², और ऑप्शन सी में जो एक्सप्रेशन है 1/2 Q²/C, ये तीनों ही क्या है, एक्सप्रेशन है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का। सो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑल का ऑप्शन करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एम्प्टी स्पेस। ओके, एम्प्टी स्पेस के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। यहां पर देखिएगा ऑप्शन ए क्या है, यहां पे देखिए ये जो है इसे कहते हैं XE जो है, ये आपका है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और ये जो K है यहाँ पर लिए हुए ये है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, सो ऑप्शन ए में गिवन है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू 0 एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी आपका गिवन है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू 1 एंड K इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 0 एंड K लेस देन 1, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। देखिए इस चीज को पता करने के लिए सबसे पहले हमें इस एक्सप्रेशन का यूज करना होगा, K इज इक्वल टू 1 प्लस XE। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच ये एक बड़ा ही कन्वीनियंट रिलेशनशिप है। ओके, इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखो तो बात किसकी हो रही है, एम्प्टी स्पेस की बात हो रही है। एम्प्टी स्पेस के लिए जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो 1 होता है, K का वैल्यू 1 होता है। तो अगर यहाँ पर K का वैल्यू हम लोग 1 रख दे तो यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस क्या मिल जाएगा, XC, और यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू 0 मिलेगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये करेक्ट होगा एम्प्टी स्पेस के लिए, क्योंकि एम्प्टी स्पेस में जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू होता है वो 0 होता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा 6th क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं कहां पर, अपने 7th क्वेश्चन पर। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इफ 10 into 10 पे पावर -6 coulomb charge is given to a conductor increases its potential by 2.5 volt। ओके, एक कंडक्टर है, इसको हम लोग इतना चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कि उसका पोटेंशियल इतना बढ़ जा रहा है। तो हमें जो है इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस पता करना है। तो कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाई पोटेंशियल। चार्ज इतना गिवन है, पोटेंशियल इतना गिवन है, इस फॉर्मूला में बेसिकली पुट करना है और वैल्यू पता करना है और बताना है आपको कि ऑप्शन ए, बी और सी या डी इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, सिंपल है, बस यहाँ पे ये क्यू का वैल्यू है, क्यू की जगह रख देना, ये वी का वैल्यू है, ये वी की जगह पर रख देना और सॉल्व करके बता दो। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ पर, अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अपना 8वां क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पर देखिए मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ये आपका यहाँ पर जो पहला कॉलम है इसमें कुछ मीडियम गिवन है और दूसरा कॉलम में उन मीडियम के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को रखा गया है। ठीक है, हमें मैच करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है।
देखिए सबसे पहला ऑप्शन है वैक्यूम का। वैक्यूम का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है ना वो आपका इन्फिनिटी होता है, ठीक है, 1 से 1 मिला सकते हैं। अगर आप एयर की बात करो तो एयर का आपका होता है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। माइका का आपका होता है 1.6 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर, और प्लास्टिक का आपका होता है 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। अब आइए कहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K and dimensionless electric susceptibility is, कौन सा रिलेशन करेक्ट है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच? देखिए बेसिकली रिलेशन क्या होता है, K = 1 + Xc। अभी जस्ट हम लोग कुछ देर पहले देखे, क्वेश्चन नंबर 6 में भी यूज किए, ठीक है। तो इस ऑप्शन से मिलाइए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, A, B, C या D, ठीक है। अब यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन 10th क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गॉस लॉइन डाइलेक्ट्रिक्स? इनमें से कौन सा जो है आपका गॉस लॉइन डाइलेक्ट्रिक्स है? ओके, इनमें से कौन सा क्या है, गॉस लॉइन डाइलेक्ट्रिक्स है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है आपका इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व E.ds = Q/E। देखिए ये गॉस लॉइन डाइलेक्ट्रिक्स है। और यहाँ पर ऑप्शन बी आप देखिए इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व D.ds = Q। यहाँ पर जो E है ना, ओके E, ठीक है, अगर आप इसको इधर ले आओ, ये जो एप्सिलॉन है इसको इस इंटीग्रल के साथ ले आओ, तो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व एप्सिलॉन E.ds = Q। और ये जो है एप्सिलॉन E ये आपका D से इक्वल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट होगा। और ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखो तो del.D = ρ है, मतलब ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है किसका, गॉस लॉइन डाइलेक्ट्रिक्स का। सो ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों ही क्या है, गॉस लॉइन डाइलेक्ट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए और बी क्या है, इंटीग्रल फॉर्म है गॉस लॉइन डाइलेक्ट्रिक्स का, और ऑप्शन सी जो है आपका ये डिफरेंशियल फॉर्म है गॉस लॉइन डाइलेक्ट्रिक्स का। ओके, सो आप ऑप्शन नंबर डी को ले लो, ऑल ऑफ द अबव जो है ये करेक्ट है। अब चलते हैं कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। थोड़ा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में भी गिवन होगा, बट यहाँ पर हम लोग सिंबल्स के टर्म्स में लिए हुए हैं, ठीक है। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव सी having d distance between the plates and area of plates is a। देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की जा रही है जिसमें प्लेट्स का एरिया को कैपिटल A लिया गया है और प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे स्मॉल d लिया गया है। हमें ये बताना है कि इस पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस है C, उसको C लिया गया है। ये C के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है? अगर आप देखो तो ऑप्शन ए गिवन है आपका C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, मतलब कैपेसिटेंस जो है एरिया ऑफ प्लेट्स पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, अर्थात डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन सी आपका कह रहा है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बोले तो एप्सिलॉन का मतलब है आपका यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और ऑप्शन डी आपका कह रहा है C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, अर्थात दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। और ऑप्शन ई क्या है, ऑल ऑफ द अबव। देखिए अगर आप इसके फॉर्मूला की बात करो तो आपको मिलेगा, मतलब जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो होता है C = एप्सिलॉन A/D होता है, ठीक है। ओके, एप्सिलॉन A/D होता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑप्शन डी है ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। लेकिन देखिए बेसिकली जो एप्सिलॉन होता है ना ये आप के एप्सिलॉन नॉट से इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, परमिटिविटी और परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का रेशियो होता है। तो एप्सिलॉन का वैल्यू आप के एप्सिलॉन नॉट भी रख सकते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि सी जो है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो ये चारों ही एक्चुअली में करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर ई को आप क्या कर लो, सही ले लो। अब चलो कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 भी एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एरो पी एंड एरो ई। इस क्वेश्चन को आपको करके बताना होगा कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सी है। बस एक रिलेशन है छोटा सा, ओके, हम लोगों ने डिस्कस भी किया है इसे, ओके। तो ये आप करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। अब चलते हैं कहाँ पर, अपना 13वां क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये आपको बताने का है, ओके। सो ऑप्शंस में है आपका H2O,
CHCl3 H2 और C6H5 NO2। सो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, यूनिट ऑफ पोलराइजेबिलिटी है ना, पोलराइजेबिलिटी का यूनिट कौन सा है। ऑप्शन ए में है आपका फराड पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है कुलम्ब पर मीटर, ऑप्शन सी है कुलम्ब पर मीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को भी आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। आप बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ठीक है। सिंपल एक यूनिट पर बेस्ड क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इफ के इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ई इज द, माफ कीजिएगा, एप्सिलॉन है ये, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम एंड एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी फॉर वैक्यूम, देन इनमें से कौन सा करेक्ट है। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के एप्सिलॉन, ऑप्शन बी आपका एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई के, और ऑप्शन सी आपका एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू 1 एंड डी है नन ऑफ दिस। देखिए बेसिकली हम लोग अभी जस्ट आपको ये बताएं कि आपका जो के है ना, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये रेशियो होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट का। मतलब के क्या है आपका, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट का रेशियो है। तो क्या आप एप्सिलॉन को के एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, इसी से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पर गौर से देखो तो के यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा ना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जैसे कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू को लिखोगे तो ये एप्सिलॉन बाई के आएगा आपका, है ना। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किए। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का ये एक टॉपिक है, डायलैक्ट्रिक्स प्लेलिस्ट है इसका एक सेपरेट, है ना। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का भी प्लेलिस्ट है, दोनों का लिंक है नीचे, एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए। 100% वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होगा।